नमस्ते एनएमएस यूपी के प्यारे बच्चों। आज हम अथर्व बैच में एसएसटी जो सेट का विज्ञान का पार्ट है, हम विज्ञान में हमने कक्षा 8 की विज्ञान शुरू की थी। हमने इसकी पिछली वीडियो में परमाणु के फुल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम परमाणु के वन लाइनर्स करने वाले हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आज की हम इस वीडियो में पिछले वीडियो का भी कवर करते हुए चलेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। बात करें परमाणु की, तो परमाणु पदार्थ की वह मूल इकाई है जिसे ना तो अभाज्य नहीं है, ना तो वो अविभाज्य है, यानी कि जिसे बांटा नहीं जा सकता। और हम इस वीडियो में डाल्टन सिद्धांत पर बात करेंगे, परमाणु की संरचना कैसी होती है, और जेड एंड ए यानी कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पर भी बात करेंगे। समस्थानिक, आयन और संयोजकता से महत्वपूर्ण वन लाइनर्स होने वाले हैं। एनएमएस यूपी के परीक्षा से कम 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं प्रत्येक वर्ष, तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें परमाणु यानी एटम, तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसे रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं किया जा सकता। और एटम जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो एटम्स से आया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। बात करें परमाणु का जो व्यास होता है लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये समझिए कि कितना छोटा होता है उसका व्यास। सामान्य परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतानीसीन, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु में। बात करें डाल्टन के सिद्धांत की, डाल्टन का सिद्धांत जॉन डाल्टन द्वारा 1808 में प्रतिपादित किया गया था। जो जॉन डाल्टन थे वह इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों यानी कि जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य है, ना बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान गुण और समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं और रासायनिक क्रिया में परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं, न बनते हैं न नष्ट होते हैं। यानी कि जो रिएक्शंस होती हैं उनमें परमाणु सिर्फ एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, ना कि वो बनते हैं ना कि वो नष्ट होते हैं। और बात करें डाल्टन सिद्धांत की, जो कुछ चीज़ों को नहीं बता पाया, यानी कि जब कुछ चीज़ों में परिभाषित नहीं कर पाया, जैसे कि समस्थानिक, जैसे हमने बात की थी हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक कहते किसे हैं? समस्थानिक यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, यानी कि द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उसे कहते हैं समस्थानिक। तो डाल्टन सिद्धांत जो था वो समस्थानिकों को नहीं बता पाया था। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, तो उन्हें आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाए, ये क्रम को डाल्टन सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर पाया था, बता नहीं पाया था। बात करें आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया कि परमाणु विभाज्य है। जो आधुनिक विज्ञान थी, अब जो पहले पता लगाया गया था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है, लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है अभी तो पता चला है कि परमाणु जो होता है 3 भागों में बटा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात करें परमाणु संरचना की, यानी कि जो बोर मॉडल था हमारा जो KLMN वाला, तो जो नाभिक होता है, ये नाभिक परमाणु के सबसे सेंटर यानी न्यूक्लियस, जो प्रोटॉनों यानी कि जेड प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। और बात करें और न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं कक्षाएं, यानी कि कक्षाएं कहते हैं। और प्रोटॉन का वेश प्रोटॉन का वेश +1 होता है और इलेक्ट्रॉन का वेश -1 होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेशित नहीं होता, यानी कि उसका आवेश 0 होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान
एक यू यानी कि एक म्यू होता है और द्रव्यमान नगण्य होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य होता है। जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इनका भार क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का भार नगण्य यानी कि बहुत ही कम होता है। के कक्षा में अधिकतम 2 परमाणु, जैसे हमने कल ही बात की थी, जो न्यूक्लियस होता है उसके बाद एक के है होता है, इसके मतलब जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और इसके बाद ये एल कक्षा हो गई जिसमें 8 परमाणु रहते हैं। और इसके बाद एम कक्षा हो गई जिसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इसके बाहर एक और भी कक्षा होती है जिसे हम कहते हैं एन कक्षा। इसमें 36 इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हम इसमें के और एल एम की बात बताया गया है, मैंने एन भी बताया है, तो याद रखिएगा एन में 36 होते हैं, एम में 18 होते हैं, एल में 8 होते हैं और के में जो होते हैं 2 होते हैं। ये के जो होता है नाभिक के बहुत सबसे पास की कक्षा है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। 5 किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² यानी कि कक्षा जो 2n² भरे जा सकते हैं। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। ये याद रखना, जैसे निकाला जाए कि तीसरे कक्षा में कौन से होंगे तो n का मान क्या हो जाएगा? 3। हम 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 को गुणा 2 में कराएंगे तो 9 दूनी 18 होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर परमाणु स्थिर होता है, यानी कि ऑक्टेट रूल होता है। आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी बहुत ही व्यवस्थित होते हैं। बात करें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की, तो जो परमाणु क्रमांक होता है, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भार, जो परमाणु भार को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भार को हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो भार होता है यानी कि उसका द्रव्यमान का योग ही क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, यानी कि जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं उन्हीं का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और जो प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जैसे हम मान लें कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो उसके प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 8 ही होगी, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 होगी। बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तो ए माइनस जेड यानी कि परमाणु भार माइनस जेड यानी कि प्रोटॉनों की संख्या करते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आती है। बात करें सारांश की, यानी कि हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया ही कि जो जेड होता है इसे परमाणु क्रमांक से प्रदर्शित करते हैं। और हर परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या होती है। जितने परमाणु क्रमांक होगा, जैसे मैंने बताया कि कार्बन की जैसे 6 परमाणु क्रमांक होता है, उसमें कार्बन में 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे। और जब हम परमाणु भार निकालें तो प्रोटॉन कितने हो गए? कार्बन में 6 और न्यूट्रॉन भी 6, तो कुल टोटल कितने आएंगे? 12, यानी कि तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप करते हैं ए माइनस जेड, यानी कि परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12 माइनस कितना? जेड यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 6, तो 12 में 6 गए 6, तो परमाणु भार कितना आएगा? न्यूट्रॉन कितनी आएंगे? 6। तो ऐसे ही मैंने कार्बन का एक उदाहरण लेके बता दिया है। तो आप सोडियम का, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु क्रमांक 11, जब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हुआ तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 हुई, यानी कि प्रोटॉन कितने हुए? 11। और प्रोटॉन की संख्या 11 हुई तो हमने न्यूट्रॉन की संख्या होगी, जब प्रोटॉन की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? 11 होगी। हमने बताया भी कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो बताएं हम इसका, अगर हम परमाणु भार निकालना हो तो क्या होता है? न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक तो पता है, परमाणु भार निकालना हो तो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पहले तो क्या निकालें? न्यूट्रॉन निकालें, यानी कि ए माइनस जेड। ए कितना है? परमाणु भार, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती? बात करें समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका जेड समान यानी कि परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, परंतु ए भिन्न हो। ए मतलब परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार क्या हो? भिन्न हो, तो वो क्या है? तो समस्थानिक होते हैं। ये समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न अलग होते हैं। याद रखना, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान ना हो तो उन्हें कहते हैं समस्थानिक। और इनके
रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन जो इनके भौतिक गुण होते हैं उन्हें भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि जो केमिकल गुण होते हैं वो समान होते हैं और जो फिजिकल गुण होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। बात करें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जिसमें प्रोटियम का जो परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसका परमाणु भार भी 1 होता है। बात करें ड्यूटेरियम की, उसकी परमाणु क्रमांक 1 होता है लेकिन परमाणु भार 2 होता है। और बात करें ट्राइटियम की, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है लेकिन परमाणु भार 3 होता है। तो याद रखना, हम जब कभी प्रदर्शित करते हैं किसी तत्व को, जैसे हाइड्रोजन को प्रदर्शित करना है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, परमाणु भार 2 है। तो यानी जो पहले लिखा करते हैं उसे परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा होता है वो ए लिखा होता है। यानी यहाँ जेड लिखा होता है, ऊपर ए लिखा हुआ होता है। जैसे मान लो हमें निकालना है किसका, कार्बन का, तो हमने कार्बन की बात की, इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, परमाणु भार होता है कहाँ, 12। तो परमाणु भार ऊपर लिखेंगे, परमाणु क्रमांक नीचे लिखेंगे। याद रखना। आयन का निर्माण कैसे होता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है या पाता है तो वह आवेशित हो जाता है, जिससे आयन बन जाते हैं। जैसे हम NaCl की बात करें, NaCl जब ये क्रिया करता है तो Na+ बनाता है और Cl- बनाता है। यानी कि Na है जो सोडियम है वो क्लोरीन को क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जब 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो जो सोडियम होता है वो दाता परमाणु, यानी कि दाता ये प्लस आवेश आता है। जो Cl यानी क्लोरीन है जो वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेता है तो उसमें एक माइनस चिन्ह आता है, यानी कि एक ऋण आवेश आता है। आयन में प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदली, केवल इलेक्ट्रॉन बदलते हैं। याद रखना, उसमें जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बदल जाती है। जैसे Na+ लिख दिया जाए तो यानी इसमें प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी, हमें पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात करें संयोजकता यानी कि वैलेंसी की, तो किसी परमाणु की संयोजकता, संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो अंतिम कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अंतिम कक्षा में 5 हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और संयोजकता उसकी 8 होगी। जैसे अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। यानी याद रखना, जैसे हम बात करें जैसे सोडियम की ले लें तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 8 और 1 होता है। यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें 8 चाहिए, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं को दे देता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो अब जब ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है। तो हम इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। यानी कि जो लास्ट कक्षा है, यानी कि जो अंतिम कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। उसी संख्या को कहते हैं संयोजकता। बात करें हाइड्रोजन संयोजकता की तो उसकी 1 होती है, क्योंकि वो परमाणु का क्रमांक 1 ही होता है उसका। कार्बन की 4, क्योंकि देखना कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 आएगा और 4 आएगा, और 4 हमारे क्या होंगे, अंतिम कक्षा होगी। और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। और वैसे ही नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का है, और सोडियम की संयोजकता 1 होती है, मैंने बताया ही। मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4 और फास्फोरस का 3 या 5 भी हो सकती है। ये याद रखना कि जेड परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे अगर न्यूट्रॉन निकालने हो तो परमाणु भार में परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, घटा दिया जाता है तो न्यूट्रॉन निकल आते हैं। जब समस्थानिक में जेड सेम होते हैं, यानी कि जो जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक समस्थानिक में क्या होता है, अभी बताया कि समस्थानिक परमाणु क्रमांक सेम समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। और कैटायन यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो खोदना, ये पार्टी चार्ज होते हैं, और एनायन जो होते हैं वो लेते हैं। खोया तो एक याद रखना, खोया तो धन, पाया तो ऋण। बोर नियम जो था, अगर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर हमें क्या निकालना हो, परमाणु की संख्या निकालनी हो, तो याद रखना 2n², कितने सेल है इसमें वही मान रख देना तो हो जाता है। डाल्टन की प्रमुख सीमाएं क्या थी, तो डाल्टन ने समस्थानिकों को नहीं बता पाया और
परमाणु विभाज्य है, ये इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि डाल्टन कह रहा था कि परमाणु क्या अविभाज्य है, लेकिन जब कुछ रिसर्चेज हुई उसमें तो परमाणु पता चला कि इसके 3 भाग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि हम जल्द ही टेलीग्राम पर क्यूज स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे व्हाट्सएप पर आपको PDF की लिंक मिल ही रही हैं। और हम यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर प्रीवियस ईयर पर आए हुए मानव निर्मित से क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं, तो जवाब देना ना भूलिएगा। जय हिंद। अगला वीडियो मानव निर्मित वस्तु नहीं, सॉरी, परमाणु के इम्पोर्टेंट MCQs होने वाला है, तो आप अगली कक्षा में जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल शाम 8 बजे। जय हिंद।